Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your presumptive instructor Saifan from Saif Forces Online Coaching Academy. I'm mentoring ISSB from previous 3.5 years, and eventually I feel that जो मैंने previous 3.5 साल experience है इसमें जो मुझे डाउट्स जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए स्टूडेंट्स को बताना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। सो द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ के स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि एकेडमी नहीं लगानी चाहिए, एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए तो मिलिट्री कॉलेजेस का कैडेट कॉलेजेस का क्या पर्पज़ है? फोर्सेस इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं क्लास 8 टू क्लास पार्ट 2 और इंटरमीडिएट, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है? विदाउट रीज़न तो फोर्सेस के अंदर किसी चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता। एक तरफ क्लास 8 से 12वीं क्लास तक बाकायदा मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर आपको वही सिलेक्टर्स पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने आईएसएसबी लेनी होती है, जबकि दूसरी साइड पे आपको आईएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी लगाने से मना किया जा रहा होता है। सो उसके पीछे एक वजह है और बगैर वजह के सिस्टम में कोई बात इस तरह क्लेम नहीं की जाती, प्रोक्लेम नहीं की जाती। सो उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको एकेडमी नहीं लगानी, इट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट आप एफर्ट करके जाएं, आप मेहनत करके जाएं, आप सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, आप खुद को परखें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कोताहियाँ हैं, मेरे अंदर क्या फ्लॉज हैं, और उनको क्लियर करें। मैं आपको एक अगर आप आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको आईएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आप परेशान हैं या आप एकेडमी की तरफ देख रहे हैं कि आपको कौन सी एकेडमी लगानी है, तो आप वहाँ पे जाएं और आप उनसे डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट करें। डेमो क्लास से आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, तमाम तर चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाती हैं और माशाल्लाह आप एक मेच्योर कैंडिडेट हैं। आप पाकिस्तान फोर्स में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ग्रेड 17 के लिए अब जो है वो कैंडिडेट हैं और अपेयर होने जा रहे हैं। सो आपको डेमो क्लास से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सीन है। सो आज मैं आपको मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसी मेरिट्स और डीमेरिट्स मैं आपको अपने सामने रखूँगा जो पिछले 3.5 साल इस टेन्योर के अंदर मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिख कर भेजी हैं। सो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फर्स्ट मेरिट है, स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं ऑफरिंग 5 टाइम प्रेयर अ डे। इट्स अ यूनिक मेरिट जिसके अंदर आप एक नहीं दो चीज़ें बता रहे हो। आप नंबर फर्स्ट ये बता रहे हो कि आई एम अ रिलीजियस पर्सन, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और दूसरी चीज़ क्या बता रहे हो, एक अच्छा मुसलमान परहेजगार होता है। सो यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें बता देता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं लॉयल हूँ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जबकि दूसरी चीज़ जो यहाँ पे वो स्टूडेंट बता रहा है, वो क्या बता रहा है, उसने ये नहीं कहा कि आई ऑफर माई प्रेयर, उसने कहा आई एम ऑफरिंग 5 टाइम प्रेयर्स इन अ डे, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। सो इसका मतलब कि वो अपनी रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, वो अपनी पंक्चुअलिटी को भी मेंशन कर रहे हैं। इट्स मीन ही इज अ पंक्चुअल कैंडिडेट, ही इज अ रेगुलर कैंडिडेट। सो दिस इज यूनिक मेरिट। बट यहाँ पे आपने क्या दूसरे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि स्टूडेंट्स एक ही मेरिट को बार बार लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो मेरिट्स हैं ये यूनिक होनी चाहिए। देखिए, आपने यहाँ पे 4-5 मेरिट लिखनी है, 4-5 डीमेरिट लिखनी है। सो इसके अलावा भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी है कि आप अपनी तमाम तर मेरिट्स वहाँ पे एक और टेस्ट के अंदर बता सकते हैं। वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट है आपका वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके अंदर आप जितनी चाहें मेरिट्स बता सकते हैं। वो कब, कैसे, कहाँ बतानी है, क्यों बतानी है, ये मैं आपको किसी बाद की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे जो मेरिट लिख रहे हैं उनका यूनिक होना बड़ा मैटर करता है। यूनिक मेरिट क्या होती है? यूनिक मेरिट ये होती है कि जो आप अपनी मेरिट बता रहे हैं उस मेरिट को दोबारा ना बताएं। ऐसी चीज़ ना बताएं कि वो एसोसिएट करके वही चीज़ हो जो आपने ऑलरेडी बता दी हो, तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपने ये कहा कि आई ऑफर माई 5 टाइम प्रेयर इन अ डे,
फिर आप कह रहे हैं कि आई एम रिलीजियस पर्सन, फिर आप कह रहे हैं आई रिसाइट होली कुरान, आप कह रहे हैं आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आप कह रहे हैं आई एम मैन ऑफ करेक्टर, आई एम मैन ऑफ डिग्निटी. सो देयर इज नो फर्दर नीड टू राइट और टेल that you are a straightforward person, you are a religious person, or you do any further religious activity like recitation of Holy Quran or anything else. आपको ज़्यादा रिलीजियस टच भी नहीं देना, आपको रिलीजियस टच दे के सिंपैथी नहीं लेनी कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, मैं बड़ा, मेरे अंदर एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं और बस मुझे रिकमेंड, ऐसा नहीं. उनका जो क्राइटेरिया आपको उसको मीट करना है, उनकी विजन के ऊपर पूरा आना है. आपने एक चीज़ बता दी, इट्स मोर देन इनफ. फर्दर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप रिलीजियस हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पे आपने ये बता दिया कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. अब आते हैं रेगुलरिटी के ऊपर, जो दूसरी मेरिट इसके अंदर आपने शामिल की है. सो अगर आप यहाँ पे मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि आप बताएं आई एम रेगुलर, आई एम पंक्चुअल. पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी आर रिक्वायर्ड मेरिट्स. ये रिक्वायर्ड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और मेरिट्स हैं. ये मेरिट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट यहाँ पे एक और इशू है कि आप फिर अनइंटेंशनली या अनविलिंगली कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आप लेज़ी हैं, आप सुस्त मिजाज के हैं, आप लेट उठते हैं, आप दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया तो आपके साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना. इसके बाद क्या चीज़ आती है, जो दूसरी डिमेरिट है उसमें आ जाता है, अच्छा इसमें ऑनेस्ट वगैरह हर चीज़ आपने बता दी, आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और दोबारा ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा अगर आप ये बताते हैं तो क्या होता है, आप बताते हैं तो आप 2 तरह से गलती कर रहे होते हैं. आपने यहाँ पे 5 मेरिट लिखनी, एक मेरिट लिखी, देन दूसरी जगह पे कह रहे. चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. आप कहते हैं आई एम कोऑपरेटिव, दूसरी मेरिट में कहते हैं कि आई एम हेल्पफुल, तीसरी मेरिट में कहते हैं आई हेल्प टू माई फ्रेंड्स, आई हेल्प टू माई पीपल और फ्रेंड्स और सिबलिंग्स व्हेन दे आर इन ट्रबल. तो आपने क्या किया, आपने एक ही मेरिट को 3-4 बार दोहरा के लिखा. इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, बल्कि इसका नुकसान क्या हुआ कि एक तो नुकसान ये है कि मेजोरिटी शो होती है, आपके पास कुछ और है नहीं और आप उस चीज़ को बार बार बता रहे हो. दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर रहे हो, जो दूसरे कैंडिडेट कोई पंक्चुअलिटी बता रहा है, कोई कॉपरेशन बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, लॉयलिटी बता रहा है, करेज बता रहा है, वो चीज़ें बता रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, और आपने वही चीज़ बार बार आप रिपीट करें. जो आपने एक दफ़ा बता दी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आपने वो अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल वेस्ट कर दी. और क्या हुआ कि एक तो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की और दूसरा चंद मेरिट हैं तो बार बार रिपीट किया, मेच्योरिटी शो हो गई. ठीक है, मौका भी खोया और दूसरी क्या चीज़ है कि आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी. ये ब्लेंडर नहीं करना. ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि 3.5 साल एक्सपीरियंस में मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं. उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ है, स्टूडेंट कह रहे होते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम टैलेंटेड, आई एम जीनियस. इस चीज़ से भी ख्याल करना है. आपके सिलेक्टर्स आपको वही समझते हैं जो आप बताते हैं, जो आप अपने बारे में बताते हैं, आपके सिलेक्टर बिल्कुल आपको एक्यूरेट वही समझते हैं. अब आप ये कह रहे हैं कि आई एम आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम जीनियस, आई एम टैलेंटेड. अब आपके सिलेक्टर ने आपको हार्ड वर्किंग ही समझना है. उन्होंने आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ देनी है. जो आपको सिचुएशन मिलेगी वो कंपैरेटिवली जो आपके बाकी के कैंडिडेट, जो टेस्टमेट्स हैं, जो ग्रुप मेट्स हैं, उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा टफ होनी है. क्योंकि आप तो हार्ड वर्किंग हैं, आप जीनियस टैलेंटेड हैं. ठीक है. इसका एक और नुकसान भी होने, जब आप अपने हार्ड वर्क या इंटेलिजेंस के फैक्टर की बात करते हो तो एज्यूम किया जाता है कि आपके सिलेक्टर देखना चाहते हैं, बीइंग अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बीइंग अ जीनियस, आपकी जो प्रीवियस रिजल्ट है, जो मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन है, उसमें आपकी क्या अचीवमेंट है. अब आपको पता है कि फोर्सेस में नंबर से जीपी मैटर नहीं करता. फिर आपके 60% नंबर हैं, 2.5 सीजीपी है, या आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, अबो टॉपर हो, डजंट मैटर, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. लेकिन अब आपने हार्ड वर्किंग का वो देखना चाहेंगे कि आपकी क्या अचीवमेंट है. ठीक
ठीक है, वहाँ पे नंबर आपके 60% और आप हार्ड वर्किंग कह रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, और आपके लिए ये काफ़ी इस चीज़ को संजीदा लेना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ क्लेम नहीं करनी। फिर दूसरा, जब आपको इंटेलिजेंट समझेंगे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ दी जाएगी, और आपने उस लेवल के ऊपर, उस मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया तो आपके लिए इशू बन जाना है। यहाँ पे आप अपने लिए ना एक लेवल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ हूँ। अगर आप उस लेवल के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए जो आपने अपने बारे में बताया, तो वो आपके लिए अगेन इशू बन जाएगा। ठीक है, सो उनकी एक्सपेक्टेशंस को अनइंटेंशनली हाई करके और उस मेयार के ऊपर पूरा ना उतर पाना, ये आपके लिए सबसे बड़ा जो है वो आपका ब्लंडर हो सकता है, और आपकी नॉट रिकमेंडेशन का बायस हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है। और अगर लिख देते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसका ये होगा कि बस आपके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। आपको फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ ऐसा पे प्रूव करना होगा, तो तभी आपका काम बन पाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है जो स्टूडेंट कॉमन चीज़ें नहीं बतानी, ये छोटी छोटी चीज़ें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर माई प्रेयर, आई रिसाइट होली कुरान, मैं स्कूल टाइम पे पहुंचता हूँ, मैं स्टडी में दोस्तों की हेल्प करता हूँ, वैलिदैन को टाइम देता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं कुछ अर्न भी करता हूँ ताकि फैमिली का जो है वो सपोर्ट कर सकूँ। सो ये तमाम तर चीज़ें तो ठीक है, बट इस तरह 70 मेरिट आप बता सकते हो। 70 मेरिट्स आपने कहाँ पे बतानी है? बैट के अंदर। और बैट के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप किस फार्मूले के तहत और कैसे अपनी मेरिट्स को वहाँ पे बता सकते हो। सो इसके बाद एक और चीज़ है पैशन। स्टूडेंट बता रहे होते हैं आई एम पैशनेट, मैं तो बस फोर्सेस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे फोर्सेस अच्छी लगती हैं, वर्दी अच्छी लगती है, इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम। तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये वो जगह नहीं है। यहाँ पे कुछ 5 ऐसी चीज़ें लिखें जो आप आसानी के साथ वहाँ पे प्रूव कर पाएँ, ना कि इस तरह की चीज़ें बताएं। अब पैशन की बात करें तो ये एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है पाकिस्तानी कौम के अंदर। पैशन ही तो है, और क्या है। हर कोर्स के अंदर, लॉन्ग कोर्स के अंदर अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन होती है। तो इतने ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो सभी पैशनेट है, उनके अंदर पैशन का फैक्टर मौजूद है। बट आपको यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे एसएसबी के अंदर बड़ा बोल्ड सा लिखा होता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, बहुत क्लियर सा लिखा होता है, मतलब कुछ करके दिखाएं, ये आपकी से बातें नहीं चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपको ये पैशन वगैरह ये चीज़ें नहीं लिखनी है। आपकी मेरिट्स मैंने काफ़ी बता दिया कि कितनी अहमियत के हामिल हैं और आपने क्या मेरिट्स लिखनी है। आप ये एज्यूम करें, ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका सिस्टम आपसे क्या एज्यूम कर रहा है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। दो चीज़ें हैं, एक वो जो आप बता रहे हैं और एक जो आपका सिस्टम आपसे देखना चाह रहा है। ठीक है, सो आपको वो चीज़ें बतानी हैं जो आपका सिस्टम आपसे देखना चाह रहा है। अब आप देखें कि एक जो जेंटलमैन कैडेट होता है, अंडर ट्रेनिंग होता है, वो सुबह कितने 3:30-4 बजे उन्हें उठा रहे होते हैं, कितनी टफ रूटीन। और जो ज़रा सा लेट हो जाए अगेन उनका इशू बन जाता है। देन इट मीन्स के दे नीड पंक्चुअल कैंडिडेट, एक्टिव कैंडिडेट। आप डीमेरिट में लेजी बताएंगे, वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। वो बेसिकली दे नीड गुड ट्रेनीज जो आसानी के साथ ट्रेन हो सकें, बजाय इसके कि अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और वो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे कैंडिडेट जो आसानी के साथ कुछ स्पेसिफिक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ वहाँ पे एक अच्छा ट्रेनी खुद को साबित कर पाए। जस्ट इमेजिन कि आप आपकी जो भी रेलेवेंट कोर्स है, जो भी रेलेवेंट एकेडमी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, असगर खान एकेडमी है, पीएम है, पीएन है, जो भी है, तो वहाँ पे जो हार्डल्स हैं, जो वहाँ पे रूटीन होती है, उसमें से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एसएसबी के अंदर। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ का, किसी भी सिंगल चीज़ का कंप्लीट करना मैटर नहीं करता। ठीक है, कंप्लीट करना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपने तमाम तर टास्क को उनके कवानीन ज़वाबित के मुताबिक, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम को करने की कोशिश करनी। अगर आप वो कर लेते हैं, यू आर वेलकम। ठीक है, यू आर इन, यू आर रिकमेंडेड, यू आर गोइंग टू ज्वाइन योर माइटी एकेडमी। सो बेसिकली ये चीज़ें। अभी मैं आपको बताता हूँ डीमेरिट के बारे में। डीमेरिट के बारे में आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो अगर आपको कह रहे हैं कि आप डीमेरिट लिख सकते हैं, दैट डजंट मीन
if they are giving you authority to write demerit, then there is then you are not allowed to write anything. आप ये नहीं बता सकते कि आप इंतहाई काहिल इंसान हैं, आप ये नहीं बता सकते कि आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, आप किसी के भी ऊपर जो है वो बगैर देखे उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। कोई ऐसी सेंसिटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी जो आपका सिस्टम आपसे नहीं देखना चाह रहा, ऐसी चीज़ नहीं बतानी जो उनके विजन के अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी जो वो नहीं देखना चाह रहे, वो बताएंगे तो फिर वही होगा जो 250 में से मोर देन 95% के साथ होता है। ठीक है, सो सेम डीमेरिट में कुछ ऐसा भी है जो अगर आप वो लिखते हैं तो वो आपकी मेरिट से भी ज़्यादा आपकी डीमेरिट आपकी रिकमेंडेशन को फेवर करेंगी, सपोर्ट करेंगी, आपकी रिकमेंडेशन को सिक्योर कर देंगी। वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तमाम चीज़ें आप वहाँ पर आप लिखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, आप ये कहते हैं कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम एग्रेसिव, मैं एग्रेशन में आ जाता हूँ, मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो ISSB के अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव इट। आप कह सकते हैं, आप इसको एज अ वेपन बना के इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं सर, जब कोई हमारे मुल्क के खिलाफ बात करता है, हमारी रियासत के खिलाफ बात करता है, हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बना रहा होता है सोशल मीडिया पे बैठ के, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं बोलती बंद करवा देता हूँ उसकी। जब भी कोई मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, जब भी मेरे सामने जुल्म ज्यादती हो, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। सो डीमेरिट भी ऐसी कि जिनमें मेरिट की झलक नजर आ रही हो। ठीक है, सो जब आप ऐसी मेरिट लिखेंगे तो आपका साइकोलॉजिस्ट आपका डोजियर उठाकर पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, वेल डीमेरिट के अंदर अगर आप पंक्चुअलिटी की बात करते हैं, आपने लेजी, गेटिंग लेट, ऐसा कुछ लिखा, टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया, आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना। उसके अलावा स्लीप लेट, कुछ भी ऐसा आपने कभी भी गलती से भी नहीं लिखना। ठीक है, दूसरा एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है डीमेरिट के अंदर, वो क्या है, अक्सर स्टूडेंट ये कह देते हैं कि आई एम वीक इन इंग्लिश, पुअर हैंड राइटिंग, तो अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच से करना है, बहुत ख्याल से करना है, केयर से करना है, बिकॉज पुअर अपने अंदर जो वर्ड है ना वो पुअर है, वीक अपने अंदर एक वीक वर्ड है। आपने यहाँ पे चीज़ों को रिपीट नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया था, स्टडी को लेकर दो तीन चीज़ें नहीं बता देनी कि मेरा रट्टा अच्छा नहीं है, स्टडी में अच्छा नहीं हूँ, हैंड राइटिंग पुअर है, इंग्लिश कमज़ोर है, जनरल नॉलेज वीक है, ऐसा कुछ नहीं कहना। एक चीज़ बताएं, जनरल नॉलेज बड़ी कोई वो आउट ऑफ रेंज या आउट ऑफ बाउंड्रीज वो चीज़ें नहीं पूछते, जो पूछते हैं तमाम तो डेटा मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको सेंड करूँगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो आप अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इशू है, तो इंग्लिश में जो है वो आप कह सकते हैं एवरेज इन इंग्लिश, एंड दैट्स इट। ठीक है, एवरेज, ऐसे मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये थी आपकी मेरिट डीमेरिट। और एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, और वो क्या है, वो है आपका जो कुछ टेस्ट इंग्लिश में कर दिए गए हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होना। जो भी सिस्टम के अंदर चेंज आएगा वो ऐसा नहीं कि किसी सेलेक्टर ने कहा कि ये कर दें तो उन्होंने कहा ठीक है जी डन कर दें, बल्कि बाकायदा वहाँ पे मीटिंग बैठती है, बहुत ज़्यादा वो इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को सामने रखने के बाद, उन्हें पता है एक गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चा आ रहा है, एक बैकवर्ड एरिया से भी बच्चा आ रहा है, बलूचिस्तान फाटा से भी, सिंध से भी बच्चा आ रहा है, और रूट्स दानिश स्कूल या फिर मिलिट्री कॉलेज से भी बच्चे आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखकर ये डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी आपके लिए एलिक्वेंट, एक मीनिंगफुल, एक प्रोडक्टिव चीज़ बताने वाला हूँ। आपकी इंग्लिश आपको नॉट रिकमेंड नहीं करवाएगी, कभी भी आपकी इंग्लिश आपको नॉट रिकमेंड नहीं करवाएगी। आप वहाँ पे अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, उसकी वोकैबुलरी बहुत जो है वो मॉडर्न होती है, बहुत अच्छे वोकैबुलरी होती है, अगर आप उससे मुतासिर होके अपनी परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं, देन आपके लिए इशू बनना है। उससे मुतासिर होके आप अपनी परफॉर्मेंस को मुतासिर करते हैं तो ऑब्वियसली इशू बनेगा। आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करनी है, नो वरीज। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मुख्तलिफ थोड़ा सा एकेडमी के बारे में कि बाकी एकेडमीज़ का क्या सीन है,
वो किस तरह की अकेडमीज है जिनसे मना किया गया है, ठीक है, जहाँ पे टोटली रट्टा लगवाया जाता है, आपको इम्प्रेस करने के लिए वो बड़े बड़े उन्होंने वो लगाए होते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स अरेंज किए होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट इनफ। मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स भी दूंगा। सबसे पहली बात ये कि आपको पता है आईएसएसबी में स्ट्रेंथ कितनी होती है, 200 प्लस अप टू 250। वहाँ पे 10-10 12-12 ग्रुप बना दिए जाते हैं, आपको इतना पता होगा, 10-10 12-12 ग्रुप बना दिए जाते हैं, इज इट। सो हर ग्रुप के साथ एक साइकोलॉजिस्ट, एक जीटी और एक डिप्टी प्रेसिडेंट को हायर किया जाता है टू जज योर पर्सनालिटी, टू सेलेक्ट यू, ठीक है। आप किसी भी अकेडमी में स्ट्रेंथ देखें, 400 700 इससे भी ज़्यादा, इंस्ट्रक्टर 1 या 2, ठीक है, इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्टर नहीं होते। अब अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वहाँ पे भी एक ब्रिगेडियर को बिठा देते, 1-2 ऑफिसर्स और रख लेते। क्या ज़रूरत थी कि वो वहाँ पे 20 ग्रुप बन रहे हैं तो आपके जो है वो 20 साइकोलॉजिस्ट और कोई 50 के करीब जो है वो बाकी ओवरऑल इंस्ट्रक्टर्स होने, यानी कि 25 to 30 जो है वो जीटीओज होने, कुछ लर्निंग पे होते हैं, आपने देखा होगा 2-2 भी सेलेक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा डिप्टी प्रेसिडेंट भी इसी तरह जो है वो। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि एक इंस्ट्रक्टर सबको चीज़ें बता रहा है, देखकर कॉमन चीज़ें बता रहा है और वो सारे के सारे रिकमेंड हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो ग्रुप स्टडी होती है या जो एक ग्रुप में चीज़ बताई जा सकती है वो सिर्फ होती हैं जनरल चीज़ें, वो कॉमन चीज़ें जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट बुक्स के अंदर मेंशन है, तो वहाँ से भी वो देख सकते हैं, उसमें कोई भी स्पेशल नहीं होता। मैं किस तरह की प्रिपरेशन करवाता हूँ, मेरा क्या प्रोसीजर है, मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ, 2 में से आपने एक सिलेक्ट करनी है, ठीक है। डेमो क्लास के बाद, या डेमो क्लास आपकी बेसिकली सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, सेटिस्फेक्शन के बाद आपने डिसाइड करना है कि आप मुझे एज अ रेगुलर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं या मेरी आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसके थ्रू प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे फ़ी भी डिफरेंस होगी। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रॉपर कोचिंग है, इसमें वर्ड बाय वर्ड आपको बताया जाना है, इसमें आपको वो बताया जाना है जो मैंने पिछले 3.5 साल में ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट किस तरह की मिस्टेक करते हैं। आपको डेली टास्क के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बताया जाना है और आप उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और अपनी आईएसएसबी से पहले एक फाइनल डोजियर लिखकर मुझे भेजेंगे, जो जिसके ऊपर मैं आपकी रेक्टिफिकेशन करूँगा, इसलाह करूँगा और आपसे एक ग्रैंड इंटरव्यू लूँगा आपकी आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक, आपके माइंडसेट के मुताबिक, आपकी बायोग्राफी के मुताबिक, वो चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक। इंटरव्यू के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने तमाम तर जवाबात को मज़ीद कैसे इम्प्रेसिव कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो ये कि आप मेरे पास डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस लेंगे। वो रेगुलर क्लासेस कैसे लेंगे? कोई भी एकेडमी, पाकिस्तान की कोई भी एकेडमी जो सबसे बड़े से बड़ा दावा करेगी वो ये कहेगी कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो डोजियर चेक करते हैं, और वो डोजियर, उसमें पूरी चीज़ें भी नहीं होंगी, 2-4 चीज़ें होंगी। वो डोजियर मेरे पास आप एक दिन में करेंगे। विद इन 12 डेज आपकी साइकोलॉजी की मुकम्मल प्रिपरेशन हो चुकी होगी, ठीक है, विद इन 12 डेज। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, और वो ये कि कोई भी एकेडमी है उनका क्या पैटर्न होता है, ऑलमोस्ट हर एकेडमी इसी फार्मूला के ऊपर बेस होती है। एक दिन जीटीओ का काम करवाया जाता है, एक दिन साइकोलॉजी का काम करवाया जाता है। जो जीटीओ का काम करवाया जाता है उसमें कोई ऐसा नहीं कि 400 तादाद है तो 10-10 के ग्रुप बनेंगे एंड देन 40 सिलेक्टर आएंगे और वो बताएंगे, नेवर। आप जैसे ही स्टूडेंट होने जो वहाँ पे खड़े होंगे और आपको बता रहे होंगे कि कैसे करना है, हर एक चीज़ के बारे में बता रहे होंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें खुद भी कुछ भी नहीं पता होता। दूसरा दिन आपका होता है साइकोलॉजी का, जो जिस दिन काम होता है साइकोलॉजिस्ट डे। किसी भी अकेडमी में आपको लेक्चर दिया जाता है, जनरल लेक्चर दिया जाता है, और आपको आपका टेस्ट लिया जाता है। इट कुड बी पिक्चर टेस्ट, पॉइंटर टेस्ट, वैट, सेंटेंस कंप्लीशन इन उर्दू, सेंटेंस कंप्लीशन इन इंग्लिश। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ का टेस्ट होगा। वो आपको सेकंड डे जीटीओ डे, थर्ड डे रिटर्न किया जाना है, अगेन टेस्ट लिया जाना है। तो 10 दिनों में 5 दिन साइकोलॉजी के मिलने हैं और 5 दिनों में आप
जो असाइनमेंट करेंगे वो मेरे पास आप एक दिन में करेंगे। तो किसी भी एकेडमी में आप महीने में 3 असाइनमेंट करेंगे, 4 महीने में आप 12 असाइनमेंट करेंगे, तो मेरे पास आप 12 दिनों में 12 असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे पिक्चर, पॉइंटर, पैड, सेंटेंस कंप्लीशन लिखनी है और वो मुझे सबमिट करवानी है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट एकेडमी से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नूर फोर्सेस, मोहम्मदियन, फैसलाबाद फोर्सेस, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, जिनाब फोर्सेस, कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जिससे मेरे पास स्टूडेंट ना आया हो, और ये मेरे पास तमाम प्रूफ्स भी मौजूद हैं। तो वो कहते हैं सर हमारे जो बाकी इंस्ट्रक्टर हैं हमें अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बच्चे इम्प्रूव करो, मेहनत करो। हमें नहीं पता हम क्या गलती कर रहे हैं। आप हमें ऑन द स्पॉट बताते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप हमारी रेक्टिफिकेशन करते हैं, सलाह करते हैं। आप हमें बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हो, तो साइकोलॉजिस्ट के ज़हन में क्या आएगा, इसके ऊपर वो क्या सिचुएशन दे सकता है, क्या इसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट की जा सकती है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ये चीज़ें जो है वो आप हमें बताते हैं, तो इस तरह हमारी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। ठीक है। सो अगर आपके पास जस्ट अपनी एसएसबी के लिए एक हफ्ता भी है तो कोई मसला नहीं। आपका जो काम है डेली बेसिस पे असाइनमेंट है, वो आप डेली बेसिस पे करने के बजाय वो दिन में 2 दफ़ा करेंगे तो आसानी के साथ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो भी अंडर ट्रेनिंग है या सर्विंग है या रिकमेंडेड भी मौजूद हैं, जिन्होंने 4 दिनों में या हफ्ते में तैयारी की है। हमारा ये प्रोसीजर होता है। और उसके बाद आपके ज़हन में कोई भी डाउट, कोई भी चीज़, आप विदाउट फीलिंग रिलैक्टेंट और हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे 24/7 मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। टोटली अलाउड टू कॉन्टैक्ट मी। एंड इस सब के बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं कोई, अगर आप मेरे पास एज रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, या अगर रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, तो कोई ग्रुप स्टडी नहीं करवाई जानी, कोई जूम पे लेक्चर नहीं दिए जाने, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बना दिया जाना। अब किसी भी एकेडमी में जाते हैं वो क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड देन आप उस फ्लो में शामिल होंगे? वो अपने फ्लो में जा रहे हैं, आप जब भी जहाँ पे भी ऐड होके ऐड होंगे उसी तरह चलते जाएंगे। उन्हें कंसर्न नहीं कि आपकी एसएसबी 2 दिन के बाद है या 2 साल के बाद, उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। और यहाँ पे आपका जो है वो मैं अपने पास लिमिटेड सीट्स पे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, यानी कि उन स्टूडेंट्स को जिनको आसानी के साथ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करा सकूँ। सो अगर आप सेटिस्फाइड हैं और काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप प्रॉपर काम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि हम फिर प्रॉपर काम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।